नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और डेली करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, टेट, सीटेट या कोई अन्य एग्जाम हो। यह सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुँच सकें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसका आधार है भौतिक विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई क्या है। यहाँ हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रकाश वर्ष, दूसरा है केल्विन, तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, चौथा है जूल। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को खगोलीय इकाई भी कहा जाता है और यह दूरी का मात्रक होता है। यह दूरी का मात्रक होता है और यह मुख्यतः पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी पर आधारित होता है। कहने का मतलब यह है कि जो इसका मान होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर वो होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर और मिलियन किलोमीटर। क्योंकि इसको कहते हैं कि पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी पर आधारित होता है, क्योंकि ये जो 149.6 मिलियन किलोमीटर है यह पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि प्रकाश वर्ष, जो प्रकाश वर्ष होता है यह भी दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा कुल तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये इसका मान होता है। कहने का मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश होता है एक वर्ष में वह 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर दूरी तय करता है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है केल्विन, जो कि ताप का मात्रक होता है। इसे के से डिनोट करते हैं। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सेंटीग्रेड होता है और जो केल्विन होता है इसमें रिलेशन क्या है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक, जो हमारा चौथा ऑप्शन है जूल, जूल जो होता है यह कार्य या ऊर्जा या कहिए कि दोनों का मात्रक होता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दाब को किससे मापा जाता है। यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला द्रव्यमान एवं घनत्व, दूसरा किए गए कार्य, तीसरा बल एवं दूरी, चौथा बल एवं क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न के लिए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दाब कहते किसे हैं। तो दाब किसी सतह के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि दाब बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल। हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बल एवं क्षेत्रफल। चलिए बात कर लेते हैं इसके मात्रक को। यहाँ बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो दाब का मात्रक निकल कर आएगा, दाब का मात्रक वो आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या निकल कर आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पास्कल किसका मात्रक होता है। तो आप याद रखेंगे कि पास्कल दाब का मात्रक होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दाब का मात्रक होता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, इनमें से विषम को चुनें। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला गति, दूसरा संवेग, तीसरा विस्थापन, चौथा वेग। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गति। यही इनमें से विषम है। क्यों है, क्योंकि गति एक अदिश राशि है। गति क्या है, एक अदिश राशि है। और इसके अलावा संवेग, विस्थापन और वेग सदिश राशियाँ हैं। क्या हैं, सदिश राशियाँ। चलिए थोड़ा सा सदिश और अदिश के बारे में भी जान लेते हैं। तो सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए वेग, विस्थापन, त्वरण, बल इत्यादि। और अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन इत्यादि। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्यों विषम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न है, पानी का घनत्व क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, दूसरा 100 किलोग्राम प्रति घन मीटर, तीसरा 10 किलोग्राम प्रति घन मीटर, चौथा 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। चूँकि यहाँ पानी के घनत्व की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वह ताप बताइए जिस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो वह ताप होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये याद रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। चलिए इसके अलावा कुछ अन्य द्रव्यों के हम देख लेते हैं घनत्व कितने होते हैं। जैसे कि बर्फ़ का घनत्व होता है वो होता है 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर। ऐसे ही लोहे का लोहे का घनत्व होता है 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और पारे का जो पारा होता है इसका घनत्व होता है 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला गति के लिए, दूसरा एक कंटेनर के लिए, तीसरा आयतन की माप के रूप में, चौथा कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आयतन की माप के रूप में। ठीक, तो गैलन सामान्यतः द्रवों के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसका मान होता है, एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। कितना होता है? एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। ठीक, पूर्व में जब तेल की मात्रा होती थी वो बैरल में ही मापी जाती थी। ठीक, तो बैरल गैलन से अलग है। इसका मान देख लेते हैं कि एक बैरल बराबर कितना होता है। तो एक बैरल बराबर होता है 42 गैलन। और अगर इसको हम लीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 158.987 लीटर। ठीक, तो यहाँ हमारा गैलन क्या हो जाएगा, आयतन की माप के लिए यूज होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मेज पर रखे गए पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा गति, तीसरा चुंबकत्व, चौथा जड़त्व। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जड़त्व। जड़त्व के कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है। अब जड़त्व कहते किसे हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, तो इसके अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाएगा। ठीक, तो इसी के कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है, क्योंकि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित होता नहीं है, तो वह अपनी स्थिति बनाए रखती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के भार या वजन पर क्या असर पड़ता है? तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा भार नहीं बदलेगा, चौथा बढ़ या घट सकता है। अब इस प्रश्न में चलती लिफ्ट का जिक्र किया है पर यह नहीं बताया है कि लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, घट या बढ़ सकता है। और ऐसा क्यों होगा कि जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा।
इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहला निस्तारण, दूसरा क्रिस्टलीकरण, तीसरा अविकेंद्रीकरण, चौथा अपकेंद्रीकरण। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में एक अपकेंद्रित यंत्र होता है जो द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें किसी द्रव को एक बर्तन में भर लेते हैं, ठीक, और उसको काफ़ी तेज़ी से घुमाते हैं। जब काफ़ी तेज़ी से घुमाएंगे तो इसमें जो हल्के कण होते हैं वो केंद्र की तरफ रह जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो किनारों की तरफ चले जाते हैं। ठीक, जब ये किनारों की तरफ चले जाते हैं तो इनको क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इसी विधि का उपयोग किया जाता है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला अपकेंद्रीय बल, दूसरा गुरुत्वीय बल, तीसरा अभिकेंद्रीय बल, चौथा अभिलंब बल। जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अब अभिकेंद्रीय बल होता क्या है, तो जैसे कोई पिंड है, अगर यह वृत्तीय गति कर रही है, ठीक, तो इस पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होगी। ठीक, इसी बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। इसी को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी वृत्तीय गति संभव नहीं है। ठीक, तो रोलर कोस्टर भी क्या करता है, वो एक वृत्तीय गति करते हुए चलती है, तो इस पर भी अभिकेंद्री बल कार्य करेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, अभिकेंद्री बल। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है। हमारे पास ऑप्शंस है, पहला केल्विन, दूसरा न्यूटन, तीसरा पास्कल, चौथा वोल्ट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। बल की एसआई यूनिट या एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, अब बल कहते किसे हैं, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल बराबर होता क्या है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, या इसे F बराबर m/a भी कहते हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है बल का मात्रक जिसमें न्यूटन नहीं दिया रहता है, उस स्थिति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, उस स्थिति में इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे ही न्यूटन भी कहते हैं। ठीक, यानी कि एक न्यूटन का मान कितना होता है, एक न्यूटन का मान 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, इसके अलावा जो ऑप्शंस में दिया गया है, केल्विन, केल्विन ताप का मात्रक होता है। ठीक, पास्कल ये दाब का मात्रक होता है, और वोल्ट ये विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ से हम जान गए कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तीसरा फैराडे नियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी के जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है, तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु में भार की कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो लोहे के जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है, जिससे कि जहाज में की गति में वृद्धि मिलती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि पानी के जहाज में वृद्धि आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका, हमारे ऑप्शन है
वेग और त्वरण शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन है वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा त्वरण शून्य होता है। तीसरा ऑप्शन है वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा त्वरण समान होता है। और चौथा ऑप्शन है वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्योंकि क्योंकि जब एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो एक निश्चित दूरी के बाद नीचे आने लगेगा। तो जो इसकी जो मैक्सिमम दूरी होगी, अधिकतम ऊंचाई होगी, वही उसका शीर्ष होगा। तो जब वो शीर्ष पर पहुंचेगा उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वो नीचे की तरफ अपना गति करने लगेगा। लेकिन उस समय इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य करता रहेगा। ठीक, क्या करता रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ने से जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे ऑप्शंस हैं पहला घट जाता है, दूसरा बढ़ जाता है, तीसरा एक समान रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब आइए जानते हैं क्वथनांक कहते किसे हैं। तो क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक, या अगर इसे आसान भाषा में कहें तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक, तो अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा और दाब घटाते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाएगा। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। हमारे ऑप्शन है पहला गैलीलियो, दूसरा न्यूटन, तीसरा कैपलर, चौथा आइंस्टीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैपलर। ठीक, ग्रहों की गति का नियम कैपलर ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए थे। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है, कैपलर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं पहला है तनाव, दूसरा वजन, तीसरा कार्य, चौथा जड़त्व। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वजन। ठीक, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं या इसे भार भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तीसरा 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, चौथा 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब आइए जानते हैं कि पलायन वेग होता क्या है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की तल से ऊपर फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात वो पृथ्वी पर दोबारा लौटकर आए ही ना। ठीक, और हाँ, पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो गया, पृथ्वी तल से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कारणों में से किस कारण बादल आकाश में तैरते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं पहला निम्न तापमान, दूसरा निम्न गति, तीसरा निम्न दाब, चौथा निम्न घनत्व। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते रहते हैं। जो बादलों का भार
होता है वो एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों के रूप में फैला रहता है, जिससे इनका घनत्व बहुत कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी की सतह के ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरने की अवस्था में बनाए रखती है। ठीक, इसलिए निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते रहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? और हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला 35 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हो गया सेंटीग्रेड में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, और कभी कभी केल्विन में भी मानव शरीर का तापमान पूछ लेता है। तो केल्विन में इसका मानव तापमान होता है 310 केल्विन। ठीक, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि यह क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और कितना होता है? तो पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शंस हैं। पहला, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाता है। दूसरा, अधिक ऊंचाई पर तापमान एक जैसा रहता है। तीसरा, तापमान और ऊंचाई एक दूसरे से अलग है। चौथा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह कथन सही है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी आने लगती है। जैसे कि मान लीजिए ये समुद्र तल है, ठीक, और ये पहाड़ है। ठीक, तो अगर हम इससे लगभग 1000 मीटर दूरी ऊपर जाते हैं तो यहाँ का तापमान लगभग 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है होगा। और इससे ऊपर और जाते हैं करीब 2000 मीटर तक, तो यहाँ पर 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। और करीब 3000 मीटर तक जाते हैं तो यहाँ पे 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं। पहला मैनोमीटर, दूसरा थर्मामीटर, तीसरा हाइग्रोमीटर, चौथा हाइड्रोमीटर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आर्द्रता कहते किसे हैं। ठीक, आर्द्रता कहते किसे हैं? तो वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, और इसे हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। इसे आर्द्रता मापी भी कहते हैं। इसे आर्द्रता मापी भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा जो दिया गया है मैनोमीटर, इसे दाब मापी भी कहते हैं। मैनोमीटर को दाब मापी भी कहते हैं, जिससे दाब मापा जाता है। थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के तापमान के लिए होता है। मानव शरीर के तापमान में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो चौथा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, इसे तरल मापी भी कहते हैं। इसे तरल मापी भी कहते हैं, और इसका उपयोग द्रव के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व, जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, का प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं। पहला है कार्बन, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा कैडमियम, चौथा मरकरी।
तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मरकरी। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। मरकरी को ही हम लोग पारा कहते हैं। इसे Hg से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो सामान्य ताप और दाब पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यह बहुत जहरीला होता है। ठीक। और इसका जो मुख्य अयस्क होता है वो सीने बार होता है। जो इसका मुख्य अयस्क होता है वो सीने बार होता है, जिसे HgS से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मरकरी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑस्मोसिस, दूसरा फैलाव, तीसरा वाष्पीकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रशीतक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है, तो यह वाष्पीकृत होता है। और वाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थों से ऊष्मा लेते हैं। ठीक। यानी कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला माइक्रोवेव, दूसरा गीजर, तीसरा इलेक्ट्रिक केतली, चौथा रेफ्रिजरेटर। तो चूंकि ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेफ्रिजरेटर जो है वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटर। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। ठीक। हमारे ऑप्शन हैं, पहला कम तापमान, दूसरा उच्च तापमान, तीसरा कम दबाव, चौथा उच्च दबाव। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कम तापमान। क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक एक तकनीक होती है जिसे निम्न तापकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न तापकी भी कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक। क्रायो शब्द यूनानी शब्द क्रायो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बर्फ सा ठंडा। ठीक। तो क्रायोजेनिक शब्द किसे दर्शाता है, कम तापमान को। हमारा ये करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप किस ताप को दर्शाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा -255 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा -300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये कि परम शून्य ताप कहते किसे हैं, तो परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। गैसों की अणुओं की गति इस ताप पर शून्य हो जाती है। अगर हम बात करें केल्विन पैमाने पर, केल्विन स्केल पर, तो इसका जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री केल्विन। ठीक। और सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोल किसका मात्रक होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ज्योति तीव्रता का, दूसरा द्रव्यमान का, तीसरा दाब का, चौथा पदार्थ की मात्रा का। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पदार्थ की मात्रा का। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ठीक। इसके अतिरिक्त ऑप्शन में दिए गए ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक। और दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, पदार्थ की मात्रा का। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है,
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला किलोमीटर, दूसरा खगोलीय इकाई, तीसरा प्रकाश वर्ष, चौथा पारसेक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। इसका मान कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 का पावर 16 मीटर। ठीक, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 गुणे 10 का पावर 16 मीटर, या यह 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक, तो हमारी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? हमारे ऑप्शन है, पहला निर्वात में, दूसरा पानी में, तीसरा वायु में, चौथा लोहे में। तो ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस में होती है। ठीक, इसके बाद द्रव में होती है और इसके बाद गैस में होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती, इसलिए निर्वात में ध्वनि की कोई गति नहीं होती है। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लोहे में। लोहे में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा ध्रुव पर भार से थोड़ा कम, चौथा विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार शून्य होता है। ठीक, और पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो आप ये याद रखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है, लेंस के पावर को किस में मापा जाता है? पहला ऑप्शन है ल्यूमेन, दूसरा कैंडेला, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा डायोप्टर। और यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।